जी, तो फिलहाल अगर देखा जाए जहां दिल्ली में इतनी बड़ी हलचल है, पाकिस्तान से जुड़ी जो खबर अभी हमने आपको बताई वहां हलचल है। अब खबर बिहार से भी सामने आ रही है कई, क्योंकि बिहार में आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो हो रहा है। अभी नवादा से एक बड़ी खबर आपको देके बता रहे हैं, नवादा से एक बड़ी खबर आ रही है। धरिया गांव में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीण बोले कि अपने कोई काम जो है नहीं आया है। नाराज लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल सिंह को गांव से खदेड़ दिया गया और नवादा में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। हिसुआ में बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह का विरोध हुआ है, जबरदस्त विरोध हुआ है। धरिया गांव में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों का कहना है कि अपना कोई भी काम नहीं आया है, हमारा कोई काम नहीं किया गया, तो वापस जाओ के नारे जो है वो लगाए गए और अनिल सिंह को गांव से खदेड़ दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि जो काम है उनका नहीं हुआ है। अब बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं और उनसे आपका पहले परिचय करा देते हैं। अगर बात की जाए दोनों मेहमानों की, तो वीआईपी प्रवक्ता सौरभ देव निषाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं जनसुराज से सोनाली आनंद जी जो है वो जुड़ रही है। दोनों से बातचीत करेंगे और सवाल जो है वो होंगे। आज दूसरे चरण के मतदान जारी हैं बिहार में। सौरभ जी से मेरा पहला सवाल होगा कि महागठबंधन को कितनी सीटें जो है वो लेकर आश्वस्त आप लोग नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? दूसरे चरण के मतदान का आधा दिन तो देखिए बीत चुका है, उम्मीद नजर आ रही है कुछ कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और महागठबंधन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं पहले चरण की आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पहले चरण में लगभग 64% से ज़्यादा जो है मतदान बिहार में हुआ है जी। और जब-जब 60% से ज़्यादा मतदान बिहार में हुआ है, तब-तब आरजेडी की सरकार बनी है। हम्म। तो पहला चरण तो आप इससे ही समझ लीजिए कि 60% से ज़्यादा है, तो वहाँ म महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। हम्म। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 1 बजे तक की ये रिपोर्ट है कि लगभग 50% से ज़्यादा जो है मतदान हुए हैं सारे जिलों में। जी। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन पहले चरण में भी ज़्यादा वोट प्रतिशत अपनी तरफ एकजुट कर सका है और इस बार दूसरे चरण में आज महागठबंधन पर एक तरफ़ा वोट पड़ रहा है। जहाँ तक मैं आपको ज़मीन की हकीकत बताऊँ, तो महागठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सीपीआई के हों, वीआईपी के हों, आरजेडी के हों, जो भी दल हैं, घटक दल जो महागठबंधन के हैं, उनके जो-जो प्रत्याशी जिन विधानसभाओं में हैं, वहाँ पर महागठबंधन को एक तरफ़ा वोट जा रहा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि पहले चरण में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीए और बीजेपी की जी, तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सौरभ जी फिलहाल हमारे संपर्क में नहीं है। हम सुनीता सोनाली जी पर आते हैं, सोनाली आनंद जी पर आते हैं, जो जनसुराज पार्टी से हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। सोनाली जी, आपको क्या लग रहा है फिलहाल जो मतदान जारी है उसमें जनसुराज को कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्या? कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए जितनी भी पार्टियां हैं वो जनसुराज को महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आप महागठबंधन की बी टीम है। तो इस बी टीम को क्या नाम दिया जाए और हो सकता है कुछ कि नहीं हो सकता है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आपने जब ये डिबेट शुरू किया, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, तो जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अभी भारत में हुआ है या फिर हमारे देश में हुआ, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी पूरी संवेदना हमारे उन हर व्यक्ति के साथ है जो इससे पीड़ित है, और जो इसको सुन रहे हैं हम उनको भी उनको भी अपना संवेदना देना चाहते हैं। तो बस ये बात यहाँ कहनी बहुत जरूरी थी कि ये देश में जो हुआ है अभी बहुत दुखद जी। घटना है। और इसके साथ-साथ चुनाव भी चल रहा है, तो हमें इस पे बात करनी ही है, और मैं इस पे ही आती हूँ। आप अभी बी टीम की बात कर रही थी। अभी तक का इतिहास ये गवाह रहा है कि जब भी कोई नई पार्टी आती है, उन लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत परेशानी होती है, स्पेशली जिसकी पॉपुलैरिटी जनसुराज जितनी हो गई हो इतने कम समय में। हम्म। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि हर पार्टी एक ना एक किसी की पार्टी को बी टीम ठहराती है, और ये ट्रेंड रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, महागठबंधन हमें जनसुराज को एनडीए की बी टीम कहती है, बीजेपी की बी टीम कहती है, इन अ सिमिलर वे
उधर से ये जवाब आता है कि हम एनडीए के लिए शायद काम कर रहे हैं। तो हम्म। दोनों बातों में से कोई भी तथ्य सही नहीं है। ये बात सारी जनता जानती है, आप भी जानते हैं और हम तो ये बार-बार कहते ही आ रहे हैं इस बात जी। को। और रही बात जनसुराज क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये हमने देखा है। और अभी भी जनसुराज जिस ढंग से पॉपुलर है बिहार में और जिस ढंग से लोगों का जुड़ाव जनसुराज के साथ रहा है, इसे नकारना बिल्कुल ही मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो एक वर्ग हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है, हमेशा से जिसकी ज़रूरतों पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी अ, समाज में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही है, वो वर्ग हमसे आगे जुड़ रहा है इस उम्मीद के साथ कि बिहार में कुछ एक बड़ा बदलाव हो सकता है और वो जनसुराज जी। के माध्यम से ही हो सकता है। जी। चाहे वो प्रवासी मज़दूरों की बात हो, चाहे वो गरीब तबके के लोगों की बात हो, जिन्हें शिक्षा से महरूम रखा गया है, चाहे उन्हें नौकरियों से, रोज़गार से महरूम रखा गया और जिनका शोषण एक तरीके से किया गया है पूरे बिहार में। तो हम ये मानते हैं कि वो सारे लोग हमारे साथ हैं। और रही बात मतदान की, तो हम ये बहुत होपफुल है और आपने जिस ढंग से हमारा प्रेज़ेंस देखा होगा, हम्म। मैं ये बात को यहाँ बिल्कुल कहना ज़रूरी है कि हमारे जो प्रशांत किशोर हैं या फिर हमारे रैलियाँ जहाँ भी होती हैं, रैलियों में तो भीड़ होती ही होती है क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि रैली बुलाई गई भीड़ होती है। लेकिन जनसुराज की रैली में सारे लोग अपनी इच्छा से प्रशांत किशोर जी को सुनने आते हैं। और अगर जब चुनाव खत्म हो जाता है, फिर भी अगर जो प्रशांत किशोर जी से मिलने के लिए लाखों लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि उन्हें शायद ज़मीन पे पैर रखने की जगह नहीं होती। तो मैं ये कहूँगी ये जो पॉपुलैरिटी है या फिर जो उनकी लोकप्रियता है, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है। लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और शायद इसीलिए रैली के बाद भी लोग उनसे मिलने में इतने इच्छुक रहते हैं और भीड़ लगा के बैठते हैं। तो ये जो है, ये सारी संभावनाएँ को बताती जी। है, रिज़ल्ट्स तो उस दिन आएगा क्योंकि मैं एक चुनावी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो कितने सीट्स आएँगे, नहीं आएँगे, इस पे बोलना मेरा सही नहीं होगा क्योंकि आकलन ही सही नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख के ये बताना चाह रही हूँ कि हमने जिन मुद्दों पे बात की है, हमने जिन समस्याओं पे बात की और जिस वर्ग को लेके बात की और जिस ढंग से हमने सारी समस्याओं का सॉल्यूशन के साथ बात कही है, हर वर्ग हमसे जुड़ रहा है, चाहे वो पढ़ा-लिखा वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो अशिक्षित वर्ग हो, चाहे वो पीड़ित वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो प्रवासी हो, हर लोग हमारी बात सुन रहे हैं और हमारी बात को कोई भी ये एक एक भी व्यक्ति, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी सरकार के नेता हो, ये बात वो नहीं कह सकते कि हमने मुद्दे गलत उठाए हैं या हमने बिहार की समस्याओं को एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि हमने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जीत-हार एक अलग मैटर है, बट एक लोगों को जागरूक करने का काम हमने ज़रूर किया है और मुझे लगता है कि बिहार में बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई है। जी। सौरभ जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप कुछ कह रहे थे और बात जो है वो बीच में ही कट हो गई थी, तो पहले आप वो पूरा कर लीजिए, फिर मैं अपना सवाल करती हूँ आपसे। जी, मैं ये कह रहा था जैसा कि आपने पूछा कि महागठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, कितने आश्वस्त हैं आप, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्रथम चरण में हुआ था, वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीए की सरकार और उसके घटक दल, किस तरीके से एसआईआर जैसे एनडीए ने किया और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए, नाम गायब हो गए। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे नाम जो है दूसरे के घर में जोड़ दिए जा रहे हैं जो वहाँ के निवासी नहीं हैं। जी। एक गाँव में एक घर में 1000 मतदाता 947 मतदाता पाए गए। तो ये कहीं न कहीं वोट चोरी का एक जो बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा सामने खुल कर के आया है और उसकी नाराज़गी आम जनमानस में थी और उसी नाराज़गी का बदला आम जनमानस आज के दूसरे चरण के मतदान में महागठबंधन को एक तरफा वोट दे करके ले रहा है। और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार जब 14 तारीख को परिणाम आएगा, आप भी देखेंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वीआईपी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सौरभ जी, एक सवाल मेरा होगा और उम्मीद करती हूँ कि इस पर आप जो है क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि मुकेश सहनी जी को बहुत क्रोधित देखा गया है इन सवालों पर कि जो कहा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, बस इतना आप बताइएगा कि मुकेश सहनी जी को लेकर जो ये बातें की जा रही है कि वो बीजेपी से संपर्क में है और मीटिंग हो रही है उनकी अमित शाह जी के साथ, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये आज खुलासा कर दीजिए राष्ट्रीय समाचार पर। देखिए, खुलासा करने जैसी कोई बात ही नहीं है। जो लीडर, जो महागठबंधन का लीडर है और बिहार में उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, उसके बारे में जिस चैनल ने ये झूठी अफवाह चलाई थी, कल उस चैनल को बहुत अच्छे से आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी ने रगड़ दिया है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ 18 बिहार के पत्रकार को बुला के किस तरीके से उन्होंने
अपनी भाषा में समझाया है उनको कि आप ये जो फर्जी की खबरें चला रहे हैं ना, अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कोर्ट तक ले मैं जाएंगे एक आपको। चीज चाहूंगी सौरभ जी कि आप किसी चैनल का यहाँ पर नाम ना लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम यहाँ किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन मुकेश साहनी का जो स्टैंड नहीं है बिल्कुल हम टीका, हम वो बिल्कुल टीका बिल्कुल नहीं, क्लियर करना बिल्कुल चाहते हैं। मैं चाहूंगी नहीं। कि आप किसी पर किसी भी चैनल का नाम जो है देखिए वो व्यक्तिगत तौर पर ना ले। नहीं, देखिए जो गोदी मीडिया है, जो फर्जी की खबरें चलाती है, उसका नाम लेकर के उसको लताड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रायोजित ढंग से महागठबंधन के जितने नेता हैं, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से महागठबंधन के जो नेता हैं उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी जा रही है, जी उनकी रैलियां रद्द हो रही हैं। और जब जब कोई नेता किसी टेक्निकल इशू की वजह से किसी रैली में नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे आदरणीय मुकेश सहनी जी नहीं पहुंचे, तो यही गोदी मीडिया चलाने लगती है कि वो अब महागठबंधन से नाराज हैं, इसलिए जनसभा में नहीं आ रहे हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसी का जो प्रमाण था वो आपने देखा होगा कि उस पत्रकार को बुला करके उस चैनल को किस तरीके से मुकेश सहनी जी ने लताड़ लगाई थी। हम्म और इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि वो अमित शाह या एनडीए के संपर्क में है। हमारे नेता महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ हैं और वो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर उनके बारे में फर्जी खबर चलाई जाएगी तो कितना क्रोध आएगा, कितना गुस्सा आएगा। हमारे सारे कार्यकर्ता काफी क्रोधित हैं। जी सिर्फ एक इशारा होना है, जिस चैनल ने चलाया है उस चैनल को समझ में आ जाएगा कि किस नेता के बारे में उसने फर्जी खबर चलाई है। जी, तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, ये आपका कहना है? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, 0%। अब एक सवाल मेरा आपसे लेकिन इसी से जुड़ा होगा कि उड़ते उड़ते एक खबर भी आई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जरा आप खुलासा कर ही दीजिए कि 5 तारीख को लेकर एक खबर सामने आई कि मुकेश सहनी की जो मीटिंग है वो अमित शाह के साथ हुई। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, देखिए आप लोगों के चुनाव से पास तो ठीक एक उड़ती दिन उड़ती पहले, खबरें बहुत आती हैं। नहीं, उड़ती उड़ती खबरें चुनाव बहुत से आती हैं ठीक आप एक लोगों दिन के पहले की पास, बात कर रही हूं लेकिन मैं सौरभ जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी एनडीए के किसी भी नेता के साथ हमारे आदरणीय नेता की कोई मीटिंग नहीं है, कोई गुपचुप मीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। हम मजबूती के साथ बिहार में काम कर रहे हैं और बिहार में मतदान आज जो हो रहा है उसका परिणाम 14 तारीख को आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी और हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। जी, तो विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन के साथ रहेगी, ये आपका कहना है। अगर यहाँ मैं जी। सोनाली जी पर फिर से देखिए आना चाहूंगी कि फिलहाल सोनाली आनंद जी, मेरा आपसे ये भी सवाल होगा कि आप लोग बात कर रहे हैं कि इस बार विकल्प चाहिए, बिहार को विकल्प चाहिए इस बार, लेकिन अभी भी बिहार जो है जहां आप ये कहते हैं कि जातिवाद से ऊपर बढ़कर मतदाता जो है इस बार वोट दे रहा है, अभी भी जो जमीनी स्तर है उस पर वो एक मुद्दा, जातिवाद का जो मुद्दा है वो बरकरार है। और बिहार में नकारा जाए इस बिंदु को, लेकिन इसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि जाति एक फैक्टर है। प्रशांत किशोर जहां ये कह रहे हैं कि जाति एक फैक्टर है, एकमात्र फैक्टर नहीं है, क्या आपको लगता है कि दूसरे चरण के मतदान होने के बाद भी प्रशांत किशोर की ये बात जो है वो धरातल पर नजर आ रही है? क्योंकि हमारी भी टीम धरातल पर उतरी और रिपोर्टिंग की गई, वहां पर एक ही बात कही गई कि यादव हैं तो यादव को ही तो वोट देंगे। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फंडामेंटली तोड़ के यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जी यादव यादव के लिए वोट करेगा या फिर अब कोई भी निषाद निषाद कम्युनिटी के लिए वोट करेगी या फिर ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए वोट करेगा, कोई भी एससी एसटी के लिए वोट करेगी, आखिर क्यों करेगी? इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद यही है कि आप अपने लोगों को इसलिए चुन के लाना चाहते हैं क्योंकि आप इस उम्मीद के साथ उन्हें वोट देते हैं कि आपके समुदाय के लिए वो एक नेता निकल के जो अपने ही समुदाय से है वो वहां काम करेगा। जी तो अल्टीमेटली सबसे पीछे जो एक वजह होती है वो विकास ही होता है। तो चाहे आपके लोग करें विकास या फिर किसी अन्य माध्यम से विकास हो, विकास ही सबसे पहली क्राइटेरिया होती है किसी भी नेता को चुनने के लिए। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर है, और जो है प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये एक फैक्टर है।
और एक फैक्टर के पीछे भी कारण मैंने कहा विकास। अगर आपका ही नेता आपके क्षेत्र से चुन के आता है और आपके लिए काम नहीं करता है, तो शायद बहुत दिनों तक आप अपने समुदाय में नेता बन के नहीं बड़े रह सकते हैं। जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करेंगे, आप पॉपुलर नेता नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही बात कही है कि आप किसी को भी वोट दें, कुछ भी करें, लेकिन अगर विकास आपका एजेंडा है, तो ही आप चुने जाएँगे या फिर आप विकास ही एकमात्र एजेंडा है। और हमने यही कहा है कि अगर हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम जिस इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, ये हर वर्ग के बिहार के हर व्यक्ति के वर्ग को छूता है। ये कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो उसे छूता रह गया हो। चाहे हमने रोज़गार की बात की हो, चाहे हमने शिक्षा की बात की हो, चाहे हमने पलायन की बात की हो। अमीर से अमीर परिवार के लोग यूएस जाते हैं, क्या वो पलायन नहीं है? भले वो फ़ोर्स्ड नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी आपको विदेश में मिल सकती है, इसलिए आप विदेश जाते हैं। मिडल क्लास का हर व्यक्ति हर बच्चा बाहर पढ़ने को जाता है, वो फ़ोर्स्ड है। उसे अगर बिहार में मौका मिलेगा, अच्छे कॉलेजेस अगर उसे बिहार में मिलेंगे, वो लेकिन क्यों बिहार में नहीं तेजस्वी पढ़ना तेजस्वी चाहेगा? कह तो रहे हैं कि वो बिहार को मैं वहीं बदलाव पे की आना ओर चाह रही लेकर हूँ। जाना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर भी सेम दावा कर रहे हैं और तेजस्वी भी सेम दावा कर रहे हैं। पुरानी पार्टी है तेजस्वी यादव की, और ये भी बार बार वो कह चुके हैं कि अभी प्रशांत किशोर को समय लगेगा बिहार में पैर जमाने में। देखिए, ये समय ही इस बात का निर्णय लेगा कि किसको समय लगेगा, कि नहीं लगेगा। ये तो हमें हमें आपको बैठ के देखना है कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। यहाँ पे जी बैठ बोलना हमें बैठ के देखना पड़ेगा इस चीज़ को। जी और रही बात तेजस्वी यादव की, वो जैसी-जैसी घोषणाएँ करते हैं, आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करके देखिए, उन्होंने कैसी घोषणाएँ की हैं। उन्होंने जो भी घोषणाएँ की हैं, एक तरीक़ा से उसे प्रलोभन की राजनीति कही जाएगी। उन्होंने सिस्टमैटिक चेंज लाने की कोई भी बात नहीं कही है। अभी भी उनका योजना सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? जो बिहार में 10,000 से शुरू हुआ राजनीति कि हम महिलाओं को देंगे, इन्होंने कहा कि हम 30,000 उस पे ले जाएँगे। और कैसे देंगे? हम इसे सालों भर बाँट के नहीं देंगे, जो महीने का सब कुछ है उसे हम एकमुश्त दे देंगे। तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं ये देख लीजिए। जी, तो दूसरी ये सौरभ कहते हैं जी कि हम हर कैसी घर में राजनीति हो रही है नहीं प्लीज़ मुझे महागठबंधन की बोलने तरफ दीजिए। से? प्रलोभन की राजनीति लेट कर मी रहे हैं आप? स्पीक मुझे बोलने दीजिए बिल्कुल प्लीज़ प्रलोभन आप की अपना राजनीति इसका नहीं है। क्लैरिफिकेशन दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़। बिल्कुल मैं प्रलोभन ये की कहना चाहूँगी राजनीति आप नहीं जब है। ये कहते हैं कि हर सोनाली जी, घर में आप जो कह सरकारी रही नौकरी हैं, देंगे, 1 मिनट, प्लीज़। नहीं, 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 सरकारी नहीं, नौकरी देखिए, क्यों नहीं हो सकती है? आप सोना सिक्किम जी नहीं, राज्य नहीं, में नहीं। देखिए, सिक्किम राज्य में हर घर नौकरी का, सिक्किम में हर घर नौकरी का वहाँ चल रहा है फार्मूला। हर घर सरकारी नौकरी का फार्मूला सिक्किम में चल रहा है, तो मैं उस बिहार में पे क्यों आ नहीं रही हो हूँ, सकता है मैं उस भाई? पे आ रही हूँ, मैं उस पे आ रही हूँ। नहीं, ठीक है, सिक्किम आप की आ रही हैं, लिटरेसी लेकिन रेट ये जो देख लीजिए प्रलोभन की और राजनीति बिहार का की आप जो लिटरेसी रेट देख लीजिए। प्रलोभन की सिक्किम की राजनीति का आबादी आप जो देख आरोप लीजिए, लगा बिहार रही की हैं, आबादी कहीं देख से भी लीजिए। वहाँ पे पर प्रलोभन कैपिटा नहीं इनकम दिया देख जा लीजिए, रहा पर है। कैपिटा जी लैंड और जो होल्डिंग देख लीजिए। प्रलोभन दे सोनाली रहा जी है, अपना यहाँ उस की पॉइंट बात बात रखिए, पे करें। उसके क्यों बाद नहीं बोल सौरभ रहे जी हैं? आप पर आती हूँ। सोनाली जी अपना पॉइंट रखिए। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि सिक्किम का एग्जाम्पल देखिए, आप बिहार की तुलना नहीं कर सकते। सिक्किम में पर कैपिटा इनकम देखिए, बिहार में पर कैपिटा इनकम देखिए, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग बिहार में देखिए, यहाँ पे देखिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, फैक्ट्स, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बिहार के शिक्षा स्तर को देखिए, लिटरेसी रेट को देखिए और वहाँ की लिटरेसी रेट को देखिए। यहाँ की आबादी को देखिए और वहाँ की आबादी को देखिए, तब कंपैरिजन करिए। और रही बात बिहार में, जब हम अभी भी कहते हैं कि 20% से ज्यादा बच्चे 12th पास नहीं करते, आप उन्हें नौकरी किस बेस पे देंगे? क्या यूं ही पर्चा बांट देंगे जैसे आपने 4 साल पहले गांधी मैदान में करने की आप बात करते हैं, वही काम करेंगे? या फिर एग्जाम्स लेंगे तो एग्जाम्स पास कराने की भी जिम्मेदारी आप लेंगे? जी ये हमें सौरभ जी बताना यहाँ बोलिए, पे जरूरी बताइए। है। सौरभ जी, पर्चा बांट के राजनीति हो गई क्या? और देखिए, जो भी इनकी घोषणाएं हैं ये बिल्कुल जो अनरियलिस्टिक। इन्होंने जी सोनाली जी, एग्रीकल्चर को कैसे रिफॉर्म किया जाए इसकी सौरभ जी बात को नहीं अपना कही, बिंदु रखने दीजिए, इंडस्ट्रीज को उसके कैसे बाद आप पर रिफॉर्म ऐसा किया आती हूँ। जाए बिल्कुल इसकी भी बात नहीं नहीं है। की। ये खड़े होंगे स्टेज पे और पर्चियां बांटेंगे, ये खड़े होंगे स्टेज पे नौकरियां बांटेंगे, सोनाली जी, ये खड़े सौरभ होंगे जी को स्टेज पे अपना पॉइंट रखने पैसे दीजिए, उसके बांटेंगे। बाद मैं आती हूँ आप पर। जी सौरभ जी बोलिए। देखिए, पर्चा बांटने से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो सही है। और हमने ये भी पर्चा बांट के नहीं कहा कि ये पर्चा आप रख लो और इस पर्चा ला के दिखाओगे तो हम आपको नौकरी दे देंगे। हमारा पहला एजेंडा है कि पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति और उसके सामाजिक ताने बाने में कितना परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। और जो लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, वो पलायन करने पर मजबूर क्यों हैं? सबसे बेसिक चीज तो शिक्षा है। क्या बिहार का शैक्षिक स्तर जो है वो सही है? जो शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, क्या वहाँ सारी सुविधाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं? नहीं। और अगर जो एनडीए की सरकार कह रही है, वो तो जंगल राज की याद दिला रही है ना। जंगल राज नहीं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए मंगल राज था। और ये डर दिखा करके एनडीए वाले
और कहीं ना कहीं से ये जो जनसुराज वाले हैं ना, ये लोग भी संपर्क में ही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पहले मोदी जी और बीजेपी के लिए कार्य कर चुके हैं। तो हम कैसे ना माने कि आप लोग एनडीए की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा तो ये साफ साफ कहना है कि जो हम मुद्दे दे अरे रहे हैं, जिस पे हम काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने हर पार्टी के लिए काम किया है सौरभ जी। प्रशांत किशोर ने हर पार्टी के लिए आप काम किया है। और 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 आपकी हमारी जानकारी वीआईपी के लिए के बता लिए दूं काम सौरभ नहीं जी, किया है। हमने चुनावी आपको बता कैंपेन दूं किया कि है। वीआईपी के लिए चुनावी कैंपेन हम किया है, सरकार के आपने लिए काम चुनाव करना, सरकार के कैंपेन किया साथ है। काम करना और नहीं, कैंपेन में जमीन आसमान का अंतर है। कैंपेन करने का मतलब है कि आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सरकार बनाने में आप मदद कर रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट कर रहे कहीं हैं, ना एज ए कहीं आपने कंसल्टेंट कर रहे हैं। नहीं, हाँ, तो आपने किया ना, तभी तो सरकार आई और इस देश में इस तरीके से हाहाकार, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका भी हाथ माना जाएगा, जनसुराज का भी हाथ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, हम इसी गुंडाचार, भ्रष्टाचार, ठीक है, जब और महंगाई को और आपको थोड़ा बेरोजगारी मैं को फैक्ट दूर याद दिला करने दूं, के जब लिए पहली बार लालू जी की हम जब सरकार यहाँ पे बनी चुनाव थी, में जब भी तो कोई बीजेपी नेता की आती है, मदद से उनकी सुनिए सरकार यहाँ सोनाली बनी जी, थी। तो आपकी सोनाली जी नीयत सुन या लीजिए फिर पहले, आपके सुन लीजिए, एजेंडास कब हम बदल आपकी जाएंगे किसी बात कोई नहीं जानता। देखिए अगर बात की बिल्कुल जाएगी, नहीं बदलेंगे, देखिए सौरभ जी, बात की जाए बिल्कुल नहीं मुकेश सहनी बदलेंगे। जी की, और हम, मुकेश सहनी जी की बात की जाए तो हाँ, और पहले तो अपनी वो भी पार्टी की एनडीए के हिस्ट्री साथ देख थे लीजिए। ना, मुझे अब आ कंप्लीट गए करने ना वो दीजिए, मुझे महागठबंधन में। कंप्लीट तो करने दीजिए। यहाँ अगर बात साथ आने की ही है तो इतिहास बहुत लंबा है, और इतिहास गिनाने के लिए बैठेंगे तो बहुत लोगों के बहुत इतिहास निकलते हैं। वर्तमान की स्थिति पर बात कीजिए कि बिहार के लिए कौन बेहतर करने वाला मैंने है। साथ आने के लिए नहीं बोला, पहले सुनिए, मैंने साथ आने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए नहीं कहा कि वो आगे भविष्य में अपनी पार्टी बनाए, जाके जुड़ जाएंगे एनडीए के साथ अगर उनके कोई विधायक जीतते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा पूर्व में जो इनकी कंपनी थी, इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए एज ए कंसल्टेंट उनका काम किया, उनका प्रचार प्रसार किया, उनका कैंपेन किया। उनके बलबूते हो सकता है कि इनकी सरकार बनी, और इनकी सरकार बनने के बाद बिहार का हाल देख लीजिए और पूरे देश का हाल देख लीजिए। अभी कल ही आप भी जब एनडीए दिल्ली का में बम हिस्सा थे ब्लास्ट तब होता आप है, उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? जब आप एनडीए के हिस्सा कल थे ही उनका समर्थन क्यों दिल्ली कर रहे में थे? ब्लास्ट तभी हुआ है बेरोजगारी और लोग कह रहे हैं कि कैंपेन नहीं देश थी। सुरक्षित है। आप देखिए आप एनडीए और बीजेपी को डिफेंड कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका संबंध है, इसलिए आप उसको डिफेंड मत करिए। आप एनालिस्ट रही ना मुद्दे की बनिए, बात, रोजगार इंटरप्रिटेशन ना रोजगार करिए, देने फैक्ट की पे बात बात, करिए, फैक्ट पे बात करिए। जी, तो रही मुद्दे पर रोजगार आते देने की हैं। बात। अभी देखिए आज दूसरे हाँ, चरण का मतदान जो है वो बिहार में हो रहा है। बिल्कुल बिहार की बात होनी चाहिए, बिहार की जनता की बात होनी चाहिए, बिहार बिल्कुल में जो अब तक नहीं हो पाया है उसकी बात होनी चाहिए। देखिए कुछ महीनों पहले तक महागठबंधन की ही सरकार थी, वो अलग बात है। नीतीश कुमार जो है उन्होंने पलटी मारी और उसके बाद जो बिहार का पूरा समीकरण है वो बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका रोड मैप उस क्या है बिहार के लिए, ये उस आपको तय करना उस पड़ेगा। उस 17 महीने में जब एनडीए के महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बिहार में थी, उस 17 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दी और 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक युवा अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो प्रदेश में किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा, लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारने का काम करेगा, लोगों को रोजगार देगा, और जब रोजगार देगा तभी किसी की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और वो पलायन नहीं करेगा। पलायन पे तो ये लोग कहीं कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग रोजगार पे पलायन बात पर नहीं तो कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार पे बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। रोजगार पलायन पर सबसे रोजगार ज्यादा पे बात जो प्रशांत बात किशोर कर करेगा, रहे हैं सौरभ जी। आप जो लोग काउंटर रोजगार क्यों पे नहीं बात कर पा रहे करेगा, उन्हें? जो रोजगार देने की बात करेगा उसको कहेंगे कि पर्चा बांट के रोजगार नहीं मिल जाएगा। अरे भाई, आप कैसे रोजगार दे दोगे? आप सरकार बनने दीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि किस तरीके से हर घर सरकारी नौकरी देने का सबसे जो पहली वादा बात किया गया है जानकारी के लिए, जी वो सोनाली आपकी जी, वादा कैसे जानकारी कैसे के लिए रोजगार पूरा किया देंगे, ये जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं दोनों से आप लोगों से लेना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग बिहार की जनता को रोज देखिए। आज बिहार की जो जनता है वो दूसरे चरण के आखिरी जो मतदान है, आखिरी चरण जो है वो होने वाला है, और इसके बाद 14 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किसके हाथ में सत्ता सौंप रही है। लेकिन उससे पहले मत जरूर जानना चाहेंगे कि नौकरियों की बात आप कर रहे हैं। सोनाली जी से मेरा सवाल है कि आपने जो आक्षेप है वो लगाया कि पर्चा बांट के नौकरी नहीं दी जाएगी, आप लोगों का क्या रोड मैप है, नौकरी किस तरीके से देंगे आप?
सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे दर्शकों के लिए और सौरभ जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। तो आप इसकी पावर की अगर बात करें तो उसके पास पावर भी कुछ भी नहीं है संविधान के अनुसार। तो आप अगर ये दावा ठोक के कहते हैं कि आपके तेजस्वी यादव जब 17 महीने डिप्टी सीएम रहे उस दौरान बहुत सारी नौकरियां दी गई, तो ये दावा यहीं पे खारिज हो जाता है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास कोई भी पावर नहीं, ना ही कोई अधिकार, ना ही कोई सैंक्शन पोजीशन है। तो जो भी चीजें हुई भी अगर, तो ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई, उनके सरकार काल में हुई। और इस बात का भी मैं खंडन करती हूँ कि आप कभी 5 लाख की बात करते हैं, कभी 3 लाख पे बात करते हैं, कभी 10 लाख की बात करते हैं। तो ये एक फिगर भी आपके पास कांस्टेंट फिगर नहीं है, एक फिगर फिक्स्ड फिगर नहीं जिसको आप नहीं, क्लेम कर आपने सुना सकें। नहीं। कभी 3 लाख जो होता है, 3 कभी लाख कहा 5 जा लाख रहा होता है है, वो कभी 10 लाख होता है। प्रक्रियाधीन, नहीं नहीं, वो प्लीज प्लीज प्रक्रियाधीन प्लीज था। 3 लाख जो है प्रक्रियाधीन था और 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। प्रक्रियाधीन प्लीज का सुनिए मतलब मेरी होता है बात। कि फॉर्म और निकाले और गए, और जॉब ये बात निकाली आप गई। लोगों ने बहुत प्लेटफॉर्म पे कही है और बहुत प्लेटफॉर्म पे आपको ये जवाब भी मिला है कि अगर आपने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं तो उसका एक व्हाइट पेपर जारी करिए, श्वेत पत्र जारी करिए और सारे लोगों का नाम दीजिए। ये एक दिन में आपने अच्छा, 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, ये फैक्ट बोलना बिहार की जनता को हजम नहीं होगा अंटिल अनलेस आप इसे डेटा में प्रूफ नहीं करते या इसका एविडेंस नहीं देते। सबसे पहली बात, अगर आपने नहीं, किया अब है, तो अब आप तो बिहार अब का तो लगता जनता है के कि आप विश्वास लोग जीतने जो के लिए है आपको ये एक चुनाव श्वेत पत्र आयोग की जारी तरह कर देना होते जा चाहिए। रहे हैं। रही बात नहीं, आप रही लोग बात चुनाव आयोग जनसुराज की तरह होते जा रहे हैं। भाई रही वो बात चोरी का जनसुराज की कि सबूत जब जनसुराज क्या राहुल करेगा, गांधी दे रहे हैं तो जैसे चुनाव जनसुराज क्या आयोग करेगा। एफिडेविट मांग रहा है, उस तरीके से आप भी एफिडेविट मांग रही हैं क्या कि नौकरी का जो दिया है आपने व्हाइट पेपर दे दीजिए बिल्कुल, हमको। आपने जो वो भी क्लेम ले किया लिया है ये जाएगा। जनता के सामने रखिए। वो अगर भी जनता का विश्वास वो भी आपको ले लिया जीतना है, जाएगा। जब जनता हमने चाहते हैं दिया आप पे है तो भरोसा उसको करे। देने में कोई आप तो दिक्कत प्रचार नहीं कर है। ही रहे हैं इस बात का, जी लेकिन आप इसका प्रमाण भी दे दीजिए। अगर जी, तो सत्य बिल्कुल सत्य दे है तो देंगे। प्रमाण देने की जी क्या तो हम दिक्कत पीछे है। कहाँ हट रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम बिहार देंगे। की जो बात है वो राष्ट्रीय समाचार लगातार दिखा रहा है और हमारे और दोनों रही बात, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सौरभ जी और सोनाली जी दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में आपने अपने अपनी पार्टी के जो बिंदु हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रखे। कोशिश रहेगी कि आगे भी जो मुद्दे हैं उस पर इतनी ही बेबाकी के साथ आप जवाब जो है वो देते रहेंगे। तो फिलहाल जो दूसरे चरण की मतदान है वो जारी है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तमाम सीटों पर आंकड़े जो है अब वो बढ़ने लगे हैं। देखिए, दूसरे चरण के मतदान पर इसलिए भी नजरें टिकी हुई है क्योंकि पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से देखिए पहले चरण के मतदान में जितनी वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सबका ध्यान केंद्रित कर रहा था और अब दूसरे चरण पर भी इसीलिए नजरें टिकी हुई है कि हो सकता है कि अगर यहाँ पर भी वोट परसेंटेज इतना ही रहा तो तरह तरह के दावे जो है वो शुरू हो जाएंगे। जैसा अभी आपने सुना, मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है उनसे हमारे साथ जुड़े थे सौरभ जी और उन्होंने ये बात कही भी कि वोट परसेंटेज बढ़ना मतलब सरकार के खिलाफ कुछ हो सकता है, ये उनके द्वारा कहा गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और कोशिश रहेगी हमारी कि आगे भी कार्यक्रम में आपको जोड़ा जाए और इसी तरीके से आपसे सवाल लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी, तो कुल मिलाकर कहा जाए दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी अभी भी जारी ही है। चुनाव आयोग ने अपनी जो पूरी तैयारी है वो कर रखी है। तमाम बूथों पर जितने मतदाता हैं वो जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के साथ साथ तय कर रहे हैं कि वो किसके हाथ में अब सत्ता सौंपने वाले हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि 14 तारीख को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आज जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक के आंकड़े, साथ ही तमाम सीटों पर माहौल राष्ट्रीय समाचार लगातार आपको बता रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।